हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने देखा था गोस लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। इस चैप्टर में जो बड़ा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो यहीं से आता है और हर साल आता है यहाँ से। तो ये चैप्टर का सेकंड लास्ट क्लास है ये, और इसमें हमें डेरिवेशन करने हैं। और वो डेरिवेशन बड़ी आसान भाषा में हम समझा देंगे आपको कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 5 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब हम देखेंगे तो हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। तो एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लीनियर, एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन सरफेस, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इन वॉल्यूम। तो बात करें हम फर्स्ट टाइप लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेटा लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग होता है लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ, तो इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज ऑन वायर पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर में कितना चार्ज है, तो यूनिट हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर। अब कैसे, जैसे मैंने कहा ये वायर है और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे भी हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक वायर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर इस पे जैसे मैंने कहा इसकी लेंथ एल है और चार्ज क्यू है, तो यहाँ लेमडा इजकल टू लिखेंगे क्यू अपॉन एल। क्यू है कुल चार्ज और एल है लेंथ ऑफ द वायर। या दूसरा इसका हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, जैसे ये एक रिंग है, क्या है रिंग, और इस पे चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर। तो इस केस में लेमडा इजकल टू लिखूंगा चार्ज, चार्ज अपॉन चार्ज, चार्ज कितना है क्यू, क्यू अपॉन, और इसकी लेंथ होगी 2 पाई आर, इसकी सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर। मैंने कहा ये सेमी सर्कुलर, ये है रिंग, ये था वायर, ये है रिंग, और ये है बेटा सेमी सर्कल। ठीक है सेमी सर्कल। ये इसका सेंटर और यहाँ से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लिखेंगे लेमडा इजकल टू चार्ज क्यू अपॉन पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है पाई आर होती है, कंप्लीट की होती है 2 पाई आर। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। कई बार हमें, जैसे वो मैंने कहा इस वायर की एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, एक्स लेंथ पे कितना होगा, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है लेमडा, यूनिट का मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पे लेमडा चार्ज है, तो 2 सेंटीमीटर पे 2 लेमडा, 3 सेंटीमीटर पे 3 लेमडा, एक्स मीटर पे एक्स लेमडा। ओके, अब नेक्स्ट आता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बेटा सिग्मा से लिखा जाता है, इसमें सिग्मा, और सिग्मा होता है यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया। क्या होगा, चार्ज अपॉन, यूनिट की बात करूँ इसकी यूनिट, यूनिट हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है पर मीटर स्क्वायर चार्ज, पर मीटर स्क्वायर चार्ज। और ये केस बनेंगे क्या, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर और कंडक्टिंग सेल। जो भी कंडक्टर होता है, जो भी मेटल का स्फीयर होगा उस पर चार्ज आता है सरफेस पे, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है। नॉन कंडक्टिंग होता है तो चार्ज आता है वॉल्यूम में, वहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगता है। तो मैं बात करूँ कंडक्टिंग स्फीयर,
पहला एग्जांपल है कंडक्टिंग स्फीयर। फर्स्ट है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इस पे चार्ज है क्यू। तो इस केस में बेटा हमें लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, इस पे चार्ज कितना है क्यू, सिग्मा इक्वल टू एरिया, तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr², ये आएगा। सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर कंडक्टिंग सिलेंडर, तो इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा, सिलेंडर की बात करूं, ये लो सिलेंडर, ये जिसकी रेडियस आर है और हाइट कितनी है, ये रेडियस आर, हाइट एल, और इस पे चार्ज है क्यू। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा πr/l, क्या हो जाएगा, पाई 2πr/l, 2πr/l। देखो इसकी यूनिट वही, क्या इसकी यूनिट लिखूंगा तो वही आ जाएगी कुलाम अपॉन मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आ जाएगी कुलाम अपॉन मीटर। ओके। होलो, इस होलो की बात करूं, इसमें एक एग्जांपल मैंने लिखा है सेल। कंडक्टिंग सेल का मतलब होता है होलो, जैसे प्लास्टिक की बॉल और वो मेटल की बनी है, उस पर अगर हम चार्ज क्यों देंगे तो चार्ज उसकी सरफेस पे आएगा। तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कंडक्टिंग शेल। तो शेल पे हमेशा चार्ज सरफेस पे आएगा, ये कंडक्टिंग शेल है, होलो है। ओके, क्या आ जाएगा सरफेस पे, और इसका भी अगर रेडियस आर है तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4πr², और इस यूनिट वो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब सर ये क्यों बता रहे हो, आगे अब मैं डेरिवेशन करूंगा तो कभी मैं लेमडा काम में लूंगा, कभी मैं सिग्मा काम में लूंगा, और कभी रो काम में लूंगा, जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, हमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज पता है, हमें तो छोटे वॉल्यूम में चाहिए, तो उस केस में जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इसकी हेल्प लेंगे हम। तो नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और रो इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यूनिट हो जाएगी बेटा इसकी कूलम अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होते मीटर क्यूब, कूलम चार्ज की होती कूलम। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ओके, नॉन कंडक्टिंग जब बॉडी है तब उसको चार्ज करते हैं, उसको चार्ज आता है उसके इनसाइड वॉल्यूम में आता है। ओके, तो अगर मैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करूं, फर्स्ट है सॉलिड स्फीयर, तो ये स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है। अब चार्ज इसके वॉल्यूम में आएगा, आएगा वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में चार्ज आएगा तो रो लिखा जाएगा Q/4/3πr³। इसमें चार्ज कितना है Q, ये बनेगा इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू रो इंटू 4/3πr³। फिर है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के केस में बेटा ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इस केस में तो चार्ज आएगा वो आएगा इसके वॉल्यूम में। इसकी रेडियस है r और इसकी लेंथ है l, तो सिग्मा इजकल हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²l, आ जाएगा πr²l। देखो इसकी यूनिट गुलाम
मीटर स्क्वायर इंटू मीटर तो मीटर क्यूब। तो कब हमें कौन सी चार्ज डेंसिटी लेनी है, कौन सी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना, लेमडा लेना है या सिग्मा लेना है और रो लेना है, वो डिसाइड करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे। लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेमडा लेना है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा लेना है, और वॉल्यूम में है तो रो लेना है। ये अब हम आगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, उसमें काम में आएंगे अभी, वो देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से। ओके, और सबसे आसान, अगर बच्चा ध्यान से सुनेगा और अपनी कॉपी में लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। चार्ज वायर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है और नेगेटिवली, लेकिन जनरली हम पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं। जैसे एक ये वायर है, ये वायर तो पतला होता है, लेकिन समझाने के हिसाब से इसकी थिकनेस बहुत कम होती है और लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये डॉटेड का मतलब ये आगे तक जा रहा है। ये है वायर और इस पे चार्ज है Q। ये चार्ज क्या है, तो इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा। अगर इसकी लेंथ है तो लेमडा इजकल टू होगा Q अपॉन L। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेमडा इजकल टू Q अपॉन L। टू मेक, हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो लिखा टू मेक ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जब हम गॉस लॉ पढ़ा था तो हमें बताया था गॉस लॉ इजकल टू फ्लक्स इजकल टू होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन। वो चार्ज एक 3D बॉडी के अंदर रहना चाहिए। तो मैं इसमें गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए इसको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जिसमें टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वायर और इसमें है ये पॉजिटिव चार्ज और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा। इस वायर के सेंटर से मैंने सेंटर लेके मैंने बनाए थे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसकी लेंथ है L और इसकी रेडियस है कैपिटल R। ओके, या स्मॉल r ले सकते हैं। ये है बेटा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, ये है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, अब इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है वो देखना पड़ेगा। हमें पता है यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, यूनिट लेंथ पे चार्ज है, ये लेमडा है। ये क्या है, लेमडा इक्वल टू ये लिख सकता हूं चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लेमडा। 1 मीटर पे चार्ज है लेमडा, तो L मीटर पे हो जाएगा लेमडा इंटू L। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा ये चार्ज इन गॉसियन सरफेस। तो लेमडा इज इक्वल टू Q इन अपॉन L। तो Q इन आ जाएगा लेमडा इंटू। कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर आपने ये कैसे लिखा। अरे भाई 1 मीटर पे चार्ज है लेमडा, 2 मीटर पे होगा 2 लेमडा, 3 मीटर पे होगा 3 लेमडा, 4 मीटर पे होगा 5 लेमडा, L मीटर पे होगा L लेमडा। देख लो इसकी यूनिट क्या है,
कूलाम अपॉन मीटर और इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या है कूलाम, इसका मतलब ये सही है। यानी इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई इसमें जो चार्ज है वो है लेमडा इंटू एल। क्या है? लेमडा इंटू एल। अब आता है अप्लाई गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस, ये होगा अप्लाई गॉसियन थ्योरम। अब देखो बेटा, ये गॉसियन सरफेस है, ये। तो यहाँ पे देखो, जब चार्ज, ये अगर मैंने कहा वायर है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ओके, अगर ये नेगेटिव चार्ज है या अगर ये चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आएगा ऐसे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर परपेंडिकुलर टू वायर आउटवर्ड, अगर वायर पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वायर नेगेटिवली चार्ज है तो 2r2 क्या हो जाएगा? वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इस गॉसियन सरफेस से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी r, अगर मैं यहाँ पे देखूं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये होगा ई वेक्टर। और मैंने एक ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया गॉसियन सरफेस का, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर वो इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ओके, ये मैंने, और इसकी बात करूं तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताया ना, परपेंडिकुलर टू वायर आउटवर्ड। यहाँ की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा और एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर इधर क्यों बना रहे हो? बच्चों बताया था एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउट, बॉडी की तरफ नहीं होता, बॉडी से दूर होता। अब ये वायर, ये सिलेंडर की ये नीचे वाली सरफेस है तो नीचे की तरफ होगा, ऊपर वाली तो ऊपर की तरफ होगा। ये सिलेंडर है तो ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर। और हमें फ्लक्स मिलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो? 0। ओके, मैं यहाँ अलग अलग लगा के बता रहा हूँ आपको, अलग अलग लगा के बता रहा हूँ। कितनी सरफेस है इसका मैंने नाम दे दिया, ये सरफेस है 1, ये सरफेस है 2 और ये सरफेस है क्या? 3। ये 3 सरफेस दे दी मैंने। ये सरफेस है 1, ये है 2 और ये क्या है? 3 सरफेस। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 ई वेक्टर डॉट, ये फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, या तो ऐसे लिख दो पहले, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। φ1 क्या होगा? ई वेक्टर डी एस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी एस कोस 0, थीटा की वैल्यू कितनी है? φ2 ई वेक्टर डी एस कोस 90, ये 1 का, ये 2 का, और ये आ जाएगा फ्लक्स ई वेक्टर डी एस कोस 90। तो लेमडा की क्यू इन, चार्ज इन क्वेश्चन सरफेस, ये रहा लेमडा इंटू एल, यहाँ पुट कर देंगे लेमडा इंटू अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो बेटा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 होता है 1, और यहाँ कोस 90 0, कोस 90 ये आ जाएगा ई डी एस कोस 0 1 और ये 0 प्लस 0 लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब ई बाहर आ गया, डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस। एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेमडा, और एक सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πrl। ओके, क्या जाएगा? सरफेस एरिया 2πrl, आर है इसकी रेडियस सिलेंडर की, एल इसकी लेंथ, लेमडा एल अपन एल से एल कैंसिल हो गया बेटा, ई इजकल टू आ जाएगा हमारे पास लेमडा अपॉन
2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। इसको अरेंज करके लिखूंगा तो आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन को किससे रिप्रेजेंट करते, के, 2 के लेमडा अपॉन आर। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, 2 के लेमडा अपॉन आर। डेरिवेशन भी आना चाहिए आपको, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द, यहाँ पे लेमडा क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूं लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। ओके, हमें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर पॉजिटिवली वायर। याद करो पुराने दिन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2 के, नहीं सॉरी 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की एक्सिस पे देखा था, इक्वेटर पे देखा था, ई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, याद करो 2 के पी अपॉन आर क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल के पी अपॉन आर क्यू। पी क्या है यहाँ पे, पी फोर डाइपोल मोमेंट, क्या है पी यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल। ओके, आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। डाइपोल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल चार्जेस इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ओके, अच्छे बच्चे वही हैं जो डेरिवेशन का रिजल्ट उन्हें पता है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है और आपने ये डायग्राम बना के, यहाँ से स्टार्ट करके ये डायग्राम बना के, ये डायग्राम बना के, और आपने ये सारी चीजें लिख के, और आपको ये करना नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, तो हल्का फुल्का नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ किया और आपका रिजल्ट सही नहीं है तो नंबर ज्यादा कट जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है ये क्वेश्चन। जैसे मैंने ये फॉर्मूले याद रख रहे, ऐसे आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के 2 के पी अपॉन आर क्यू, और एट द इक्वेटर के पी। देखो मजे की बात, अगर मैं इसकी यूनिट लिखता हूँ, देखो यहाँ पे, तो देखो 2 के सभी में है, कॉमन है, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, कूलम्ब अपॉन मीटर, और इसकी डिस्टेंस मीटर, तो यह आ जाएगा 2 के कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी लिखूंगा के कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर, ये 2 के। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू लेंथ, क्यू इंटू एल, तो क्यू की यूनिट कूलम्ब मीटर अपॉन मीटर क्यू। मजे आ गए, मजे कैसे आ गए, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 2 के अपॉन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा के कूलम्ब इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, क्या जाए के कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा नीचे मीटर स्क्वायर ही आएगा। देखो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखो ये मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, मीटर। फॉर्मूला का फोटो कैसा भी हो, नीचे यूनिट देखेंगे ना तो नीचे मीटर स्क्वायर आएगा। बच्चा अरे सर यहाँ पे तो क्यूब आ गया, क्यूब आ गया तो 1 मीटर पी में छुपा हुआ ना। थोड़ा सा कल ऐसे याद रखते हैं तो थोड़ा सा
याद रखने में आसान हो जाता है। ये क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, अब इसके ग्राफ की बातें करते हैं। ग्राफ, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डिस्टेंस आर। ये वायर हैं और इससे ये डिस्टेंस आर, ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सर ये कैसे होगी, जब वायर पॉजिटिव वायर है, ओके, तो उसमें हमेशा याद रख लो, वैसे तो हम बता भी सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू वायर और आउटवर्ड्स। तो देखो ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा ऐसे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें अभी कैलकुलेट किया हुआ है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड कर 2k लेमडा अपॉन आर, ये कैलकुलेट। अगर मैं आर को डबल करूंगा तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं यहां लिख सकता हूं ई इनवर्सली प्रोपोर्शन आर। इसको इंक्रीज करूंगा तो ये क्या होगा, जैसे जैसे वायर से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब ऐसा रिलेशन होता है तो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 11th में टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ाते हैं, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर ऐसी इक्वेशन है तो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसका क्या मीनिंग है, ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस आर, यहाँ पे दोनों जीरो हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनता है। ये ग्राफ और एक्स एक्सिस और वाई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर मैं इसको जीरो लेता हूं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसलिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कहते हैं कि दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। कौन कहता है, साइंटिस्ट। ओके, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस ग्राफ का नंबर क्या है, नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, देखो समझ लेते हैं। मैंने इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की यहां से, ये मैंने ले लिया R1 और ये ले लिया E1, और थोड़ा R को बढ़ाया और आगे गया, यहाँ पे गया, ये R2, और यहाँ पे E1 मिला मेरे को, ये E2। अब देखो मेजरमेंट यहाँ से कर रहे हैं, ये R1 है और ये R2 है, तो मैं लिखूं R2 मोर देन R1। अब देखो ये है E1 और ये क्या है E2, तो यहाँ E1 मोर देन क्या है, ये ज्यादा है और ये कम है। रिलेशन, जैसा रिलेशन होता है ग्राफ वो प्रूव करता है। देख लो, आर को बढ़ाया R1 से R2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, E1 ज्यादा, E2 क्या है कम। यहाँ पे देखो R2 ज्यादा है, यहाँ पे E1 ज्यादा है। सही बात समझ में, ये ग्राफ भी पता होना चाहिए। ओके, ग्राफ ने कहा, ग्राफ ने कहा, क्या कह रहा ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि देख लो जैसे जैसे आर को चेंज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अरे भाई, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग यही है कि आर को अगर चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर इज नॉन यूनिफॉर्म। इफ वायर इज पॉजिटिवली चार्ज देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर आउटवर्ड। इसको ऐसे समझ लो, यहाँ बना दे, अगर ये वायर पॉजिटिवली है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इफ वायर इज नेगेटिवली चार्ज, बेटा नेगेटिवली चार्ज लो, ये नेगेटिवली चार्ज लो, अगर वायर नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ की बात करेंगे इधर होगा, परपेंडिकुलर टू वायर इनवर्ड्स।
ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, सेकंड एप्लीकेशन। ओके, और थर्ड एप्लीकेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।